नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर पे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, उसकी जानकारी पर, जॉब नेचर पे, सैलरी पर और कैसे इसका अपॉइंटमेंट होता है, इन सभी टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दिया है। उसके बावजूद जितने प्रश्न आपके आ रहे हैं, जितने कंफ्यूजन आपके हैं, जितनी उलझने हैं, जितने डाउट हैं आपके, उन सबको लेकर के मैं वापस से असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में एक पूरा डिटेल्ड वीडियो आपके सामने लेकर के आ रही हूँ। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होता क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर यूजी, पीजी को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको यूजी और पीजी को पढ़ाना होता है। इसके साथ आपको रिसर्च करना होता है और रिसर्च करवा भी सकते हैं, मतलब पीएचडी वगैरह आप करवाते हैं। ठीक? ये होता है सिंपल लैंग्वेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब। कब बनते हैं? कैसे बनते हैं? क्या-क्या इसमें आपके जो डाउट हैं, अब हम इस पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आप जिस विषय से पीजी कर रहे हैं, पीजी में 55% के साथ उत्तीर्ण हो और उसी विषय के साथ नेट पास हो, ठीक है? 55% कहीं पर कैटेगरी के हिसाब से कम ज़्यादा है, मतलब 5% की छूट दी गई है, लेकिन जो सामान्य है वो 55% है, 55% पीजी में हो और उसी विषय में नेट पास हो। ऐसा नहीं है कि आप पीजी आपने किसी और में कर लिया और किसी और में नेट कर लेंगे, तो नहीं, दोनों का विषय एक होना चाहिए, पहले मैं आपको बता दूँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है कि हाई स्कूल में, इंटर में या यूजी में आपका फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? या आगे चल कर के हमें कोई प्रॉब्लम होगी? तो मैं क्लियर बता दूँ कि यदि आप आयोग के थ्रू, कमीशन्स के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, आप रिटन एग्ज़ाम दे कर के जाते हैं, तो आपका हाई स्कूल का, इंटर का और इवन यूजी का, ठीक है? उसके नंबर का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, आप ठीक-ठाक नंबरों से पास हैं, आपका पास होना ज़रूरी है, इवन देखा भी नहीं जाता है, पीजी के नंबर ही देखे जाते हैं, ठीक है? यूजीसी की जो गाइडलाइन है ना, उसमें पीजी के नंबर को ही बस इम्पोर्टेंट बताया है, नीचे के कोई भी नंबर ज़रूरी नहीं है। तो यदि आप थर्ड डिवीज़न भी पास हो, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपने छोड़ दिया, हो गया। हाई स्कूल, इंटर, यूजी हो चुका है, अब आप पीजी पे कॉन्संट्रेट करिए, पीजी पर पूरी तरीके से ध्यान दीजिए और पीजी के नंबरों पर आपका 55% होना चाहिए, ठीक? अ, यूजी और पीजी का कॉम्बिनेशन के लिए भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि यूजी में सब्जेक्ट नहीं है और पीजी आप दूसरे सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो उससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। यदि यदि आपने मसलन आपने इंग्लिश नहीं ली है यूजी में और आप इंग्लिश लेते हैं पीजी में, अलग से इंग्लिश से आप पीजी कर रहे हैं और उसी इंग्लिश विषय से आपने नेट भी क्वालिफाई किया है, तो आप बिल्कुल भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंग्लिश आपके यूजी में नहीं थी, ठीक? अब है कि पीएचडी नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? पीएचडी मैंने नहीं कर रखी है, केवल नेट पास हूँ, पीजी है उसके बाद नेट पास हूँ, मैंने पीएचडी नहीं कर रखी है, तो क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हूँ कि नहीं, या कोई प्रॉब्लम आएगा या उसकी मार्किंग कम होगी? तो मेरा फिर से कहना वही है कि आप कमीशन के थ्रू अगर जा रहे हैं, तो वहाँ पे पीएचडी नहीं देखी जाती है। इवन जो सामान्यतः जो नियम है, एकेडमिक्स जो नियम है, उसमें पीएचडी कहीं भी बाध्यता नहीं है पीएचडी करने के लिए। आप अप्लाई हर जगह कर सकते हैं, इवन यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं। हाँ, जब स्क्रीनिंग होती है, खासकर यूनिवर्सिटी वगैरह की जो स्क्रीनिंग होती है, उसमें आपका जो ये डिविजन्स होते हैं, जिसमें हाई स्कूल, इंटर के डिवीजन होते हैं, वो काउंट होते हैं और उसके साथ ही पीएचडी के भी कुछ एपीआई मार्क्स दिए जाते हैं, जिसमें हाई स्कूल इंटर के तो बहुत मिनिमम होते हैं, उसका शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीएचडी का रोल आपका वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते या यूनिवर्सिटी में सीधे अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन यदि आप कमीशन के थ्रू जा रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे कर के जा रहे हैं, आपका पीएचडी नहीं हुआ है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट पास हो तो आप बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब जो एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट मुझे बहुत ज़रूरी प्रश्न लगा कि पीएचडी किया है पर नेट क्वालीफाई नहीं हूँ, तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि आपका नेट होना ज़रूरी है। यूजीसी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वही है कि आप नेट पास हों। तो यदि आप कमीशन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब आपका अब जो एडमिशन्स होते हैं, अब जो वैकेंसी निकलती है उसमें नेट पास होना ज़रूरी होता है। तो यदि नहीं किया है तो आप नेट अभी भी कर लें, क्योंकि नेट में बैठने की कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप अभी भी नेट कर सकते हो, जितने साल तक आप अप्लाई कर सकते हो जॉब में, उतने साल तक आप नेट पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब इस नेक्स्ट आती हूँ मैं एज लिमिट पे। एज लिमिट क्या होती है? तो
नॉर्मली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई ना मिनिमम ना मैक्सिमम एज लिमिट नहीं बनाई गई है। आप आराम से, आप कितने भी साल के हो, जब भी आपने ग्रेजुएशन पूरा किया, पीजी किया, जब भी आपका नेट क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो यूपीएचएससी जो कमीशन है उसमें भी, यूनिवर्सिटी में भी, हर जगह भी। हाँ, बस यूपीजीडीसी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है उसमें मिनिमम जो एज है वो 21 है और मैक्सिमम 40 है। ठीक है, वहां पे वो उसने एक एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा है, लेकिन उसके अलावा जीडीसी के अलावा कहीं भी कोई एज लिमिट नहीं है। आप 62 ईयर तक, जब तक आप नौकरी कर सकते हैं तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट क्या है, आप 62 साल तक नौकरी करते हैं। हाँ, कहीं कहीं कुछ यूनिवर्सिटी में अभी ये 65 साल भी हो गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो नॉर्मली 62 है और आप 65 साल तक ये नौकरी जो है फाइनली करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मैंने आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दी है। अब दो तरीके से होता है, एक तो आप कमीशंस के थ्रू जाओ, दूसरा है यूनिवर्सिटी में। ठीक, तो कमीशंस के थ्रू जब आप जाओगे तो वहां पे आपको फॉर्म आते हैं, वैकेंसी आती है, यूपीजीडीसी, यूपीएचएससी या अलग अलग स्टेट जो है वो फॉर्मली प्रॉपर वैकेंसी निकालते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आती है जो आप सीधे साइट पर देखा करें। ठीक है, और हम भी अपने चैनल पे ये अपडेट करते रहते हैं कि किस जगह की कौन सा पद आ रहा है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद आपको फॉर्मली अप्लाई करना रहता है, जो भी उनके सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो भी उनकी कंडीशन रहती है, उस कंडीशन पे आप अप्लाई करोगे। उसके बाद होते हैं एग्जाम, जो आप कमीशन के थ्रू कर रहे हो, उसमें आपका दो पार्ट होता है, एक तो रिटन एग्जाम होता है, दूसरा होता है इंटरव्यू। रिटन एग्जाम जो है वो एमसीक्यू पे होता है, मतलब बहुविकल्पीय पे आधारित होता है, और उसके बाद जब वो आप पास कर लेते हो उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू देने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक, ये प्रक्रिया में है। और वहीं आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में आपके चूंकि एपीआई स्कोर भी देखे जाते हैं, तो आप जब वहां पे अप्लाई करते हो, हालांकि अब कुछ यूनिवर्सिटी ने रिटन एग्जाम भी शुरू कर दिया है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहले रिटन एग्जाम कराया, उसका प्रतिशत हालांकि बहुत कम है। उसके बाद से सारे आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो देखते हैं, उसमें आपके स्कोर ऐड होते हैं, उसका प्रॉपर फॉर्मेट आपको सभी यूनिवर्सिटी की अपने अपने साइट पे मिल जाएगी। उसके बाद वो आपका एपीआई स्कोर देखते हैं, एपीआई स्कोर के बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करते हैं, फिर आप इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। सिंपल सी ये जो प्रक्रिया है। ठीक, उसके बाद जो आता है कि कहाँ कहाँ पर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। पहला, यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी है भारत में, भारत के बाहर, वहाँ पे सभी जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर का पद होता है। इसके अलावा कॉलेजेस जो हैं, जो भी डिग्री लेवल के कॉलेज हैं, कमीशन के थ्रू हैं, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, सभी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद होते हैं। और इसके साथ ही रिसर्च सेंटर्स में भी अलग अलग जो रिसर्च सेंटर बनाया गया है वहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। तो आप जगह जगह पर आप देख सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो भी क्वालिफिकेशन मैंने बताया है उसके आधार पे फॉर्मेट सभी यही होता है, प्रक्रिया जो होती है वो भी यही होती है, और उसके थ्रू आपका अपॉइंटमेंट होता है। अब आपको जॉब मिल चुकी है, जॉब लेने के बाद क्या, आप जो पे लेवल होता है, ये पे लेवल 10 का है। ठीक है, पे लेवल 10 होता है, 6000 ग्रेड पे है, 57,700 मूल वेतन होता है। इस पे डीए, एचआरए और सारी जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की एडवांटेज, ये सारी इसमें ऐड होकर के आपकी सैलरी है। अलग से सभी उसको मैं के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दूंगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक, अब जो कुछ कॉमन क्वेश्चन आया है कि कब से तैयारी करना शुरू करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम कब से तैयारी करना शुरू करें। तो मैं कहूंगी क्योंकि आपने पीजी किया है और फिर नेट किया है, तो मतलब क्लियर है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे। और यूजीसी का जो सिलेबस है ना असिस्टेंट प्रोफेसर का भी, वो आपका यूजी की जो पीजी का सिलेबस है और नेट का सिलेबस है बहुत मिलता जुलता है। तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जो तैयारी है ना, जब से आपने यूजी में पीजी में एडमिशन लिया है और नेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तब से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी शुरू हो गई है। ठीक, फॉर्मली मैं अगर आपको एकदम उसके लेवल पे तैयारी करना है, तो अब जब से ऐसे आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा उस दिन से आप प्रॉपर लग जाओ, मत वेट करो कि वैकेंसी आएगी तब हम देखेंगे। नहीं, आपका नेट क्वालिफाई हो चुका है, नेट क्वालिफाई होने के बाद आपको जितने भी कमीशन के एग्जाम देने हैं उन सभी कमीशन का सिलेबस उठाओ, बैक ईयर का पेपर उठाओ और उस दिन से ही तैयारी शुरू कर दो। बाद में जाकर 3 महीना 4 महीने या 2 साल पहले तैयारी नहीं होती है, क्योंकि इस समय जो कंपटीशन है वो कब होगा, फॉर्म कब आएंगे, पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिस दिन से आपने नेट क्वालिफाई कर दिया है आपको तैयारी उस दिन से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब कोचिंग करना चाहिए कि नहीं, तो ये आपके पूरे प्रॉपर आपके अपने इंटरेस्ट पे, आपकी अपनी तैयारी पे, आपके अपने सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है।
आप अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ के कुछ विषय हैं, तो मुझे मेरी पर्सनल जो राय है, उसपे नहीं लगता है कि कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास अच्छे स्टडी मटेरियल है, कोई अच्छा गाइड करने वाला है, तो आप जो तैयारी पूरी अपने हिसाब से कर सकते हो। हाँ, कोचिंग आपको बिल्कुल हेल्प करेगा इसको आगे बढ़ाने में, जो टॉपिक आपको नहीं आती है, उसको भी समझाने में, और एक कंटिन्यूटी बनी रहती है यदि आप कोचिंग वगैरह भी करते हो तो, ठीक है? तो कंपल्सरी नहीं है, मगर आपका पढ़ाई और बूस्ट हो सके और अच्छा हो सके, इसके लिए आप कोचिंग भी चाहें तो कर सकते हैं, ठीक? और वही कितने घंटे पढ़ें, तो घंटों का कोई बात हो ही नहीं सकता है, हर बंदे की अलग-अलग कैपेसिटी होती है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, केवल आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी कर रहे हो, तो ये एक नॉर्मल है कि एक आइडियल जो आवर है, कम से कम 6 से 7 घंटे आपकी पढ़ाई होनी ही चाहिए। यदि आप 6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा पढ़ने की, और इतना सफिशिएंट है, पूरा सिलेबस आपकी ग्रिप में हो जाएगा। हाँ, जब कॉम्पिटिशन आएगा, जब एग्ज़ाम होने वाले होते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बचा होता है, उस समय आपको ये अवर्स बढ़ाने हैं, आपके घंटे बढ़ाने हैं। आपकी स्ट्रेटजी तब दूसरी होती है, ठीक है? एक सामान्य तौर पे मैं जो कह रही हूँ, वो है कि 5 से 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, रोज़ डेली पढ़ रहे हो, तो वो उससे सफिशिएंट होता है, ठीक? हालाँकि एक जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो शेड्यूल होना चाहिए, वो मैं बहुत जल्दी आपको अपना भी शेड्यूल और स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि जब मैं तैयारी कर रही थी, मैं क्या फ़ॉलो कर रही थी। वो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। अभी जो इतने सारे प्रश्न आपके मेरे पास आए थे, उन सबको लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। इसके अलावा और भी कोई प्रश्न है, चूँकि मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि बहुत सारी बातों का जवाब मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी दे दिया है। तो आप उसको ज़रूर देखें, जो मैं वीडियो इस लिंक के इसमें डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, वो सभी देखें। इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न बनेगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे मेल में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप सभी की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तैयारी में एकदम लग जाओ, कोई समय नहीं है, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। और जो भी जैसे भी मदद की आवश्यकता हो, वो आप हमें ज़रूर बोलें, ठीक है? आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, शुक्रिया।